तो सबसे पहले इंडिया आसियान टाइज मेकिंग स्टीडी प्रोग्रेस सेज पीएम। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग होती है और आसियान को लेकर लगातार बात हो रही है। सबसे पहले लिखो आसियान क्या है, फुल फॉर्म ऑफ आसियान लिखो। आसियान क्या है? ASEAN। देखो आसियान क्या है, कब एस्टैब्लिश हुआ, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश, व्हेन दिस वाज एस्टैब्लिश। इंडियाज पोजीशन इन आसियान, भारत और आसियान की स्थिति, भारत और आसियान की स्थिति। कहां पर हो रहा है ये? मलेशिया। तो लिखो वेयर इज मलेशिया, वेयर इज मलेशिया। मलेशिया कहां है? अरे जब मैं कह रहा हूं कहां है तो तुम लोगों का बिना हाथ पे डंडा खाए नहीं करोगे क्या कोई काम? कहां बोले तो मैप, मैप खोलो जल्दी फटाफट। तुम उसको खोल रहे हो, मेरा डंडा कहां गया वो भाई? हाँ बहुत दिन हो गए, इस बार तो मैं कायदे से पीटूंगा सबको। मलेशिया दिखा? ठीक है। अब लिखो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मलेशिया, मलेशिया का भौगोलिक महत्व। मलेशिया का भौगोलिक महत्व। जब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं तो ज्योग्राफी में आज सुबह क्या बताया था? व्हाट, वेयर एंड वाई, तीन चीज सिखाई थी। तो पहले बताओ कि ज्योग्राफी में मलेशिया क्या है? मलेशिया क्या है? प्लेन है। मार मार के ना प्लेन बना दूंगा तुम्हें। हाँ पूछ रही हो बता रही हो, पूछ रही हो बता रही हो। आइलैंड है, आर्कीपेलागो है, या स्थल खंड है, क्या है बताओ जरा मेरे को। लिखो, क्वेश्चन नहीं आता तो क्वेश्चन लिखो, अगर कॉन्फिडेंटली आता तो सेकंड भर में बता दो। वेयर, मलेशिया कहां है? हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में कहां है? तो वो हिंद महासागर है। मलेशिया हिंद महासागर में आता है कंप्लीटली। बताओ तुम लोग को ये नहीं पता मलेशिया कहाँ है? राहुल गांधी घूम भी आए, प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। देखो मलेशिया की पोजीशन क्या है, नियरेस्ट बाउंड्री किसके साथ पड़ती है इसकी? नहीं आता। अगर ये मैप ले जाने देंगे नहीं बिटिया, ये मैप अंदर ले जाने नहीं देंगे कि वहां देख के बताओ। देखो नेबर कंट्रीज ऑफ मलेशिया, देखो एंशियंट रूट्स विद इंडिया, भारत के साथ इसका प्राचीन संबंध। भारत का कौन सा साम्राज्य था जो मलेशिया तक व्यापार करता था? एंशियंट रूट्स यानी प्राचीन इतिहास में मलेशिया के साथ हमारे संबंध। अगला क्वेश्चन लिखो, इंडियन डायस्पोरा इन मलेशिया, इंडियन डायस्पोरा इन मलेशिया, मलेशिया में भारतीय प्रवासी। अब प्रधानमंत्री ने यहां क्या लिखा? बोला कल्चरल पार्टनर। वर्ड देखो ध्यान से, देखो बड़ा बड़ा। तो कल्चरल पार्टनर के लिए तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका मतलब कल्चरल पार्टनर का मतलब हमारा प्राचीन संबंध है। तो कल्चर मतलब इंडियन डायस्पोरा है ना वहां पे हमारा। अब लिखो मेजर रिलीजन ऑफ मलेशिया, मलेशिया में मुख्य धर्म कौन सा है? ये भी नहीं पता तुम्हें? मलेशिया का मुख्य धर्म क्या है? एंथ्रोपोलॉजी ऑफ मलेशिया, मलेशिया की नृजातियां किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं वहां पे? मलय, मलय क्या है? किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं? एंथ्रोपोलॉजी ऑफ यानी मलेशिया की नृजातीयता, लोगों का समूह क्या है? ऐसे पढ़ा जाता है बेटा। किसने लिखा? बुद्धिज्म, अनुराग। मलेशिया मोस्टली मुस्लिम कंट्री, इस्लाम को मानती है। तो इस्लाम कब आया वहां पे? हिस्ट्री के साथ इसको जोड़ो। वॉज मलेशिया किसकी कॉलोनी थी? मलेशिया किसकी कॉलोनी थी? बाहर से लाके लोग बसाए गए, तो किसने आके बसाया? डच कॉलोनी थी, पुर्तगीज थी, फ्रेंच थी, ब्रिटिश थी। होनी चाहिए ना इसको कॉलोनी।
मलेशिया इज नोन फॉर, 8th क्लास की ज्योग्राफी तुम्हारी आज मैं कुटाई करूंगा कायदे से शादी का। मलेशिया इज नोन फॉर, पूछती हो तुम बताती हो यार, हद हो गया। तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है? रबर ठीक है। हाँ, नेचुरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, एसएनसीईआरटी में दिया है, लिखो। मलेशिया इज नोन फॉर विच नेचुरल प्रोडक्ट? उजाला। हाँ, रबर पेड़ से निकलता है, पहली बात तो ये जान लो। ये नहीं किसी गाड़ी टायर खोल लिया तुमने। ठीक है, ये अभी आ रहा है, तुम तक भी आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये रबर किस प्रकार का वृक्ष है? ट्रीज की किस कैटेगरी में आता है? अब मैं याद दिलाऊंगा, मैंने क्लास में खड़े होकर पढ़ाया है। कटहल, दूसरा पेड़ रबड़। क्वेश्चन आया ना यूपीएससी प्रीलिम्स में, मैंने खड़े होकर पढ़ाया है, मैंने खड़े होकर इसको पढ़ाया है। किस कैटेगरी में आता है रबड़? तुम इतना सेल्फ स्टडी कर रही हो, किस विषय की स्टडी कर रही हो तुम बताओ तो? मेरी क्लास देखती नहीं हो, बाकी बहुत से लोग नहीं देखते हैं, तो कुछ अध्ययन तो कर ही रहे होंगे। या वेदांतो वेदांतों का अध्ययन करो तो मुझे शिष्य बना लो। हमें तो कोई गुरु चाहिए जो वेदांतों के बारे में और अच्छी तरीके से बता सके। कुछ तो ऐसा अध्ययन कर ही रही हो ना, तंत्र मंत्र कर रही हो तो भी बिठा लो हमें यार। हैं? हाँ जी, रबर किस किस्म का पौधा है? तुम्हारे लोग ना पीठ पे जो है लॉजिक का तो तुम लोगों ने बहुत पहले बलि दे दी है। मलेशिया इक्वेटर के पास है कि नहीं है? इतनी मार मारे ना तुम लोगों को कि खाल छीन के तुम लोग है ना उसमें भूसा भर दूं मैं, अगर मेरा बस चले तो। जरा लॉजिक नाम की कोई चीज बेच के खा चुके हो कि अगर इक्वेटर के पास है तो वहां कन्वेक्टिव रेन होगी, संवहनीय वर्षा होगी, हर दिन वहां पर पानी है बरसेगा, तो भाई जहां पर पानी ज्यादा बरसता है वो सदा हरित वन कहलाता है, एवरग्रीन। लॉजिक बता दिया, एवरग्रीन ये क्योंकि पत्ते तभी गिरते हैं जब वहां पे शुष्कता होती है। जब एक्सेसिव वाटर है तो मुझे पत्ते क्यों गिराने भाई? मान लो तुम्हारे पिताजी अरबपति आदमी है, तो तुम्हें काहे पढ़ाई वढ़ाई करना है, इसी तैसी करना है अपनी? मान लो तुम्हारे पिताजी मान लो बहुत अरबपति आदमी, बेहिसाब पैसा है, तुम करोगे नौकरी चाकरी? ये तैयारी की यहाँ ऐसी तैसी करा रहे हो, नहीं करोगे ना। अब तक लैम्बोर्गिनी लेके निकल गए होते घूमने, गेड़ी मारने, है ना? होता कि मुंह मुस्कुरा, इधर मुंह ऊपर करो। मान लो तुम्हें आईफोन 17 खरीदना प्रो मैक्स, और तुम्हें पता है कि दुकानदार को बोलना है घर भेज देना, तो तुम बताओ इसकी ईएमआई भरोगे तुम? हाँ, इधर मुंह करके बताओ, करोगे? सच सच बोलो यार, बेवजह की बातें नहीं। घर में 15-16 गाड़ियां खड़ी हैं, बर्थडे पे हर समय पापा पूछते हैं कि पापा इस बार बेटा क्या थार दें या मर्सिडीज दें या लैम्बोर्गिनी दें, तो हर बार तुमसे पूछा जाता है। मान लो किसी घर का ऐसा माहौल है और छुट्टियां इंडिया में नहीं मनानी है, बेटा ये बताओ यूरोप के किस कंट्री में जाना है? शॉपिंग यूएसए में या दुबई में होगी? मान लो ऐसे घर का माहौल है, कल्पना करो थोड़े क्या जा रहा है यार। तो तुम बताओ नौकरी करने निकलोगे? उसी तरह जहां पर तुम्हारे पास एक्सेसिव वाटर, इसको रिलेट कर लो, जिसके पास एक्सेसिव वाटर है, नेचर हर दिन कन्वेक्टिव रेन हो रही है, वहां पर संवहनी प्रकार की वर्षा हो रही है, दोनों तरफ से हवाएं आकर जुड़ रही हैं, नमी को ऊपर फेंक रही हैं, खूब झमाझम बारिश हो रही, पत्तियां गिराओगे? नहीं गिराओगे ना, सदा हरित। तो तुम्हारे घर के में भी महिलाएं उठेंगी, वो चमकदार साड़ियां पहनते हुए, जो एकता कपूर के सीरियल में होता है। सुबह सुबह जो है वो डाइनिंग टेबल एक लंबा सा होगा संगमरमर का, उसमें 4-6 शेफ आके तरह तरह के पकवान, उसमें तुम नखड़े करोगे। अभी ये तो मैंने जो है यस्टरडे खाया था, दोबारा रिपीट कर दिया, फेंक दोगे तो वैसे उठा के। आज मुझे फ्रेंच कुजीन चाहिए, तो सोच लो कुछ नहीं जा रहा। तो वर्षा वनों के साथ यही है, उनके पास क्या है, आधिक्य है पानी का, नमी उनके पास है, उनको नमी निकालनी है। तो तुम ये करोगे क्या, नहीं पापा मुझे नोकिया जो है पुराना वाला दे दीजिए। तो तुम्हारे पास एक्सेसिव पैसा है, तो पापा कहेंगे एक्सेसिव पैसे को लैंड खरीद लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, है ना बेटा? दुबई में एक फ्लैट खरीद लेते हैं, इंडिया में तो बहुत हो गया, सरकार को टैक्स देते थे, थक गए। तुम अपने गले में पतली सी चेन थोड़े डालोगे, तो भैंस वाली जो है सीकर डालोगे, मोटी वाली। पापा इस बार मुझे 50 तोले सोने की जो है चेन चाहिए, यही करोगे ना? या कहीं भी जाओगे देखोगे 50% सेल कहां लगी है, बोले सेल पापा तौहीन है, लंदन में शॉपिंग करनी है पापा। तो सेम वहां पे भी वही स्थिति है, समझो इस बात को। उनके पास एक्सेसिव वाटर, अगर वो वाटर रुक गया तो उनके पूरा स्टेम सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, सड़ा देगा अधिक पानी। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी पत्तियां चौड़ी करके रखनी पड़ेगी। तो आदमी चौड़ा होकर चलता है ना, तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड भी चलेंगे, लड़के का कोई अपहरण ना कर ले, जैसे तुम चौड़े हो रहे हो बात बात पे, तो वैसे पत्तियां भी चौड़ी होंगी
और फिर क्या करेंगी, पत्तियों जो है वो कभी नहीं गिराएंगी, क्योंकि उनको क्या होगा, एक्सेसिव वाटर को निकालना है। तो तुम ये डिस्काउंट थोड़ी ना करोगे, बोले भाई फर्स्ट डे पहला पीस आना चाहिए भाई को, एडवांस बुकिंग करोगे 20% एक्स्ट्रा देके, क्यों, तुम्हारे पास मेंटेन। सोच सोच के पत्तियों पे फोकस कर, पत्तियों पे, वर्षा वनों की बात कर, वही रुक गया ये, वही रुक गया ये, ख्याल ही ऐसा है यार, हर कोई यही जिंदगी चाहता है। ठीक है, वापस आओ, वर्षा वनों पे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, ख्याल अच्छा है कुल मिला के। तो बताओ मलेशिया, भाई इन्होंने कल्चरल पार्टनर क्यों कहा, इसके लिए हमें अपने सांस्कृतिक विन्यास, इसीलिए वर्ड की उसके सांस्कृतिक विन्यास। कौन सा पहला साम्राज्य था जिसने मलेशिया के साथ अपना कल्चरल इंटीग्रेशन किया? हाँ अरविंद, हाँ कौन से विजय, श्री विजय, किस राजवंश? अरे राजवंश इंपॉर्टेंट होता है इतिहास में, श्री विजय नाम रख दिया, राजवंश बताओ। विजयनगर इंपायर, अरे वो तो मध्यकाल में आया था, उससे पहले तो चोलास पहुंच गए थे। विजयनगर मध्यकाल का है ना। कौन सी कॉलोनी रहा है, किसकी कॉलोनी रहा है मलेशिया? ब्रिटिश रहा है, इस इलाके को ब्रिटिश ने छोड़ दिया था। एक जब आगे लड़ाई हुई, फियर्स बैटल हुआ, तो अंग्रेजों ने कहा भारत हमारे पास रहेगा। तो अच्छा तुमने बांट लिया, ये वाला डच के पास है तो ये वाला ब्रिटिश के पास रहेगा। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। ऐसे पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। चलो, तुम लोग जो ये कटिंग वटिंग करके जो कहा कर रहे हो, उससे किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। यहां पर जो वर्ड यूज किए गए उनको लिखो। एरा ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एरा ऑफ अनसर्टेनिटी मेरी क्लास का हर बच्चा जानता है, मैंने यहां पे एक शतरंज बनाया था कि पूरी दुनिया एक शतरंज का खेल है। और इससे पहले यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, बहुध्रुवीय विश्व बहुत ही अनसर्टेन होते हैं, तो इन्होंने कहा एरा ऑफ अनसर्टेनिटीज। कल एक और मंत्री उभर आए, एक तो एक से एक तर्कश से निकल। पीयूष गोयल साहब का कल स्टेटमेंट देखा, जर्मनी में गए और वहां पत्रकारों ने पूछा कि आप ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, कनपट्टी पे बंदूक रखोगे तो ट्रेड नहीं होगा। नहीं पढ़ा आपने पीयूष गोयल हमारे वाणिज्य मंत्री का स्टेटमेंट? बोला दोस्ती की हैसियत से बात करोगे तो सुनेंगे। ये होता है ताकतवर देश की भाषा, कि सर पे बंदूक रख के आप ट्रेड डील नहीं करा सकते। अभी ये सब परेशान थे प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, ठीक है, अजीत डोवाल से, एस जयशंकर से। अब एक और बंदा उठ के जर्मनी में चला गया। इन्हें समझ में नहीं आ रहा फोकस कहां करें, कौन कहां घुस के कहां क्या बोल देगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सब इकट्ठा करके मीडिया को बोल दिया, और बात सुनने में आ रही कि 15% टैरिफ तक हम पहुंच के डील कर लेंगे, अपनी शर्तों पे डील करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आसियान लिख लिया। आसियान की शुरुआत कब हुई? कल्चरल पार्टनर किसे कहते हैं? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक पार्टनरशिप लिखो। कल्चरल डिप्लोमेसी क्या होती है? सांस्कृतिक कूटनीति किसे कहते हैं? सांस्कृतिक कूटनीति किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण होती है, और खास तौर पे जो ईस्टर्न एशिया की कंट्री हैं, हमसे इतिहास में छुपाया गया, नहीं तो हमारे बहुत से साम्राज्य थे, जैसे अशोक के समय से ही। उसके बाद आगे चलकर चोल, चोल के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी, तो अंग्रेजों को यह बात पता थी, तो उन्होंने अपनी नेवल सुप्रीमेसी को दुनिया को बताने के लिए हमारा इतिहास बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि हमारे पास सबसे बड़ी नेवी थी। तो ये जो पूरा हिस्सा, अभी जैसे कल आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक ट्रीटी कराई, उसको नोबेल प्राइज चाहिए, वो लेके रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। भारत ने यही पकड़ लिया, भारत ने यही पकड़ लिया। अब तुम्हें बताने जा रहा हूं ये अनसर्टेन वर्ल्ड में भारत इस समय कहां पर है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कमजोर नस है कि उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। अब उसने कल कंबोडिया और जो है वो थाईलैंड के बीच में ट्रीटी कराई, शांति समझौता। आज लड़ाई क्यों हुई थी पता है तुम्हें? एक शिव मंदिर है दोनों के बॉर्डर पे, और शिव उनके आराध्य हैं। तो शिव तो हिंदुस्तान में पूजे जाते हैं, और वो वहां पर उस मंदिर को लेकर लड़ाई हुई है। वो दोनों उसको अपने हिस्से में चाहते हैं। इसका मतलब है प्राचीन भारत के रूट्स वहां पर मौजूद थे। तो आपको मलेशिया को इस नजर से देखना है कि हमारा कल्चरल रूट क्या है, इसके बेसिस पे हम कल्चरल टाइज करते हैं। अब हुआ क्या, अब जरा कहानी समझ लो। ये अनसर्टेन वर्ड क्या है? इस समय किसी का कोई ना दोस्त है ना कोई दुश्मन है। अब हो क्या रहा है, कौन किसका दोस्त किसका दुश्मन बन जाए आज की डेट में पता नहीं चल रहा। अब इसको जो ये ट्रीटी कराने गया,
तो डोनाल्ड ट्रंप को ये है, उसने बोल दिया कि मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वॉर मैंने रुकवाई है। उसने खुले तौर पर बराक ओबामा, जो इससे पहले के राष्ट्रपति थे, उसको शांति पुरस्कार दिया गया। उस समय से मुझे आज तक समझ में नहीं कि बराक ओबामा को शांति पुरस्कार दिया क्यों गया, क्योंकि उसी के समय ही कई तरह के वॉर हुए, अफगानिस्तान में भी इन्फिल्ट्रेशन हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। देखो अरबपति आदमी है ही, इसको ज्यादा टेंशन नहीं, दूसरी बार राष्ट्रपति बन गया, इसको पता है तीसरी बार बन नहीं सकता, ठीक है, इसने सारे कर्मकांड कर रखे हैं, इसको कोई टेंशन नहीं है, खूब पैसे वाला। अब इसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज, इतिहास में दर्ज होना चाहता है, तो वो युद्ध रुकवा रहा है। चारों तरफ जहां जहां भी छोटे मोटे वॉर हो रहे हैं, इसने यही कोशिश की भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब भारत ने जो पटकनी मारी है, तो भारत ने सीधे डिनाई कर दिया, नहीं इनका कोई रोल नहीं है। अब देखो हो क्या रहा है, कल भारत ने सर क्रीक, पहले लिखो क्रीक क्या होता है, आगे इसी में न्यूज मिल जाएगी, हम यहीं पे लपेट देते हैं तुम्हें। इस शब्द को मैं समझा देता हूं कि ये अनसर्टेन वर्ड है क्या, और भारत के हाथ में निगोशिएशन पावर आई कैसे, ये समझो। तो हुआ ये कि ये पूरी दुनिया में चाह रहा है कि हम पीस करें। अब आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले गाजा विवाद में ये गया था, इसने जो है वो पीस ट्रीटी कराई थी हमास और इजराइल के बीच में। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि उसमें दो देश नहीं आए थे, नेतन्याहू भी नहीं आया था और प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं पहुंचे थे। उन्हें पता था ये पीस ट्रीटी चलने वाली नहीं है। हाँ बताए बेटा, ये पीस ट्रीटी चलने वाली नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो क्या हो गया, किस रूप में हमारे सामने आ रहा है। अब ये पीस ट्रीटी हमारी चलने वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहां पर अभी हमने एग्रेशन शुरू किया, इसने पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा लिया, मुनीर इनका फेवरेट हो गया। आपने देखा होगा उस पीस ट्रीटी में भी बोला कि माय मोस्ट फेवरेट एंड फील्ड मार्शल, ठीक है, उसका नाम दिया। उसको अफगानी ढूंढ रहे, कल पता है ना अफगानियों ने क्या बोला उसको, कि तू मर्द का बच्चा है तो तू बाहर निकल, वो गायब है इस समय। फील्ड मार्शल अफगानियों ने बोला, अफगानिस्तान ने उसको खुले तौर पर कुल चुनौती दे दी है कि तू मर्द का ये स्टेटमेंट बोला, तू मर्द का बच्चा है तो निकल बाप पठान से लड़। अब पठान तो आज तक कभी उनके ऊपर कोई कब्जा कर नहीं पाया, बड़ी जो है, तो बोला मर्द का बच्चा बाहर निकल, ऐसे सीधे फील्ड मार्शल को। और उसका कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है। इधर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसका अलग चल रहा है गेम, बलूचिस्तान ने भी अपना बोल दिया कि हम अपने आप को आजाद करेंगे। अच्छा भारत ने कल क्या किया आपको पता है, तो भारत और जो गुजरात के साथ एक दलदली क्षेत्र है उसको बोलते हैं क्रीक। क्रीक का मतलब होता है जैसे ये हाथ का पंजा है ना, तो क्रीक का मतलब होता है लैंड और वाटर जब एक दूसरे के साथ इन्फिल्ट्रेट करते हैं, इसको क्रीक बोलते हैं। तो लिखो पहले कि क्रीक किसे कहते हैं, ज्योग्राफी में भूगोल में क्रीक किसे कहा जाता है, क्रीक। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रीक है, सर क्रीक, हाँ गुजरात में क्रीक दलदली इलाका है, कक्ष रन ऑफ कक्ष से आगे लगता है, तो यह दलदली इलाका है। तो क्रीक में एक नियम होता है, क्रीक हमेशा अपने मध्य भाग से विभाजित होती है। जैसे मान लो कोई दलदल है, लैंड है नहीं, तो दलदल को लैंड नहीं माना जाता। तो क्या होता है, लैंड पे तो आप बाउंड्री बना सकते हो, ध्यान से इसको समझना। मैं आपको ये सारा ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया है अनसर्टेन वर्ड, इसको समझा देता हूं, आगे कई हफ्तों तक यही न्यूज तुम्हारी आती रहेगी जो आज तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया एरा ऑफ अनसर्टेनिटी जो है इन्होंने वर्ड। अब इसको मतलब क्या होता है इसको समझो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहां पर हम गए और यहां पर जो क्रीक वर्ड है, तो ये पंजों इस तरह से पंजाकार होता है, यानी यहां पर लैंड होता है, दलदल होती है, बेसिकली दलदल है, और इसके अंदर वाटर होता है। तो विवाद क्यों है, क्रीक का जो अंतरराष्ट्रीय नियम होता है कि चूंकि ये लैंड है नहीं, तो क्रीक के मध्य भाग से दोनों देशों की सीमाएं ली जाती हैं। तो ये जल और स्थल के बीच का एक भाग माना जाता है, यानी कि दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन सैंडविच बिटवीन लैंड एंड वाटर। तो आगे इसके अरब सागर है, दिखा कि नहीं दिखा मैप पे, हमारा थोड़ा ना देखो, अरब सागर देखो। तो अरब सागर के पहले ये जो है इधर रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ है गुजरात, जो कि एक सॉल्ट लैंड है, नमक की भूमि है। तो ये दलदल है। अब विवाद ये नियम ये है, नियम ये है कि इसके बीचों बीच से नापा जाता है। बीचों बीच से क्यों, भारत ने मान लिया क्या उस समय के जो हमारे नेता थे वो हर बात पाकिस्तान की मान लेते थे, होना ये चाहिए था ये पूरा हिस्सा हमारा। कारण क्या है, अगर पाकिस्तान कहता है कि ये क्रीक उसके हिस्से में आता है, तो पाकिस्तान भारत के बॉर्डर यानी कि रन ऑफ कच्छ तक अपना दावा करता है। भारत भी कर सकता था कि ये वाला हमारा है, लेकिन भारत चूंकि हमारा दिल दरिया और बाकी सब पानी, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों का बहुत सम्मान हम करते हैं, भले चाहे अंतरराष्ट्रीय कानून हमारा सम्मान करे या ना करे, भाड़ में जाए, लेकिन हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। हमने कहा चलो ये नियम ये है कि क्रीक जहां भी दलदल होगा, दो देशों की बाउंड्री सेटल नहीं हो रही, तो उसके मध्य भाग को उसकी बाउंड्री मान लिया जाता दलदल की। अब ये सर क्रीक कई हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, ये दलदली भूमि है, मार्शी लैंड है।
तो पहली बात, इस मार्शी लैंड के नीचे नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार हैं, याद रखना, प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार हैं, प्राकृतिक गैस, ठीक है। जहां पर कोई चीज दबती है वहां पर वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। दूसरी क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ये दावा क्यों करता है, एक तो उसको ये सारा संसाधन चाहिए, और भारत जो है वो दावा छोड़ता क्यों नहीं है, ये भी समझो। क्योंकि अगर भारत इधर की तरफ आ गया तो यहीं से हमारा ईईजेड कैलकुलेट होता है। ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। समुद्र के अंदर ये 200 नॉटिकल माइल्स, क्या होता है, 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी होती है। अब अगर सोचो भारत इधर आ जाए, और आपको पता होना चाहिए भारत के बहुत से नेता इसको इधर लाने के मूड में, तो बोले दलदल के लिए क्यों लड़ाई करनी, अरे बकलोलो कमी थोड़ी थी हमारे यहां, बकलोलो की कोई कमी नहीं है। तो अगर हम इधर आ जाते हैं यानी भारत की तरफ, तो हमारा ईजेड यहां से कैलकुलेट होगा, हमारा ईजेड कम हो जाएगा। यानी ईजेड वो होता है जहां भारत अपने समुद्री संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, मछलियां पकड़ सकता है, ऑयल माइनिंग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। भारत कह रहा है हम इसको ढकेलना चाहते हैं, क्योंकि जितना भारत आगे करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा ईजेड अपने आप बढ़ जाएगा, हमारा मछली पकड़ने का, हमारे जहाजों के खड़े होने का, हमें समुद्री संसाधन को इस्तेमाल करने की हमारी पावर बढ़ जाएगी। अब भारत ने गेम क्या खेला, आसियान वाला केस समझ में आ गया, इतना क्वेश्चन मोर देन इनफ है, ठीक है। उसमें कौन क्या कह रहा है बाद में हम समझेंगे, ठीक है। आसियान का मलेशिया कहां है, मलेशिया की ज्योग्राफी क्या है, वहां की वनस्पतियां क्या है, ये समझ लिया। बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर होती है, किस क्षेत्र में आता है, ठीक है, किसके लिए जाना जाता है, और आसियान में भारत की स्थिति क्या है, दैट्स मोर देन इनफ। अब जरा हम बात करते हैं सर क्रीक को लेके। तो भारत ने अभी अभी ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया है, कल ऑपरेशन त्रिशूल, और भारत ने कल एक एडवाइजरी जारी कर दी। पता है कितने लोगों को पता है, जल्दी बोलो, हाँ बोलो बेटा। बिल्कुल सही, भारत ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है इसको। क्यों, भारत की तीनों शक्तियां एक साथ अभ्यास कर रही हैं। पाकिस्तान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्यों भाई, हम अपना युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, पाकिस्तान में हाई अलर्ट क्यों, और भारत ने इसको नो फ्लाई जोन। अब होगा क्या ये देखो, अनसर्टेन वर्ड में दोनों देश में तनाव, इधर से ऊपर से खैबर पख्तूनवा पे अफगानिस्तान लगा पड़ा है। कल इनके मिनिस्टर है, इन्होंने बोल दिया, इनके प्रधानमंत्री ने, कि अब जो है अफगानिस्तान के साथ पीस टॉक बंद, अब खुली वॉर होगी। इधर भारत, उनके विदेश मंत्री भारत आए थे, मुताकी साहब, मुताकी साहब, वो हमारा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हमने ऐसा गेम खेला, वाकई में इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी। अजीत डोभाल से ज्यादा पाकिस्तान को कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए आपको पता होगा वहां पे एक मूवी रिलीज हुई है, अजीत डेविल। हाँ, अजीत डोभाल के ऊपर एक पिक्चर बनी है वहां पे, अजीत डेविल, उनको विलेन के रूप में दिखाया गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन। ये होती पावर। तो अभी क्या है, वहां पर हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा जो है पार्ट है, उसको अपने पे कवर करने की कोशिश कर रहा है। इधर बलूचिस्तान है। अब देखो इसका गेम क्या है, सर क्रीक पे हमने किया क्या, ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से $400 बिलियन भीख मांग ली। ये देखो हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, और तुम्हारे भाई को उम्मा, जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में कि उम्मा का कॉन्सेप्ट, कि देखो बहुत दबाव किया, ये किया, और इस रूप में उसने जो है वो कर दिया। अब जब नो फ्लाई जोन होगा तो कराची, कराची क्या है, देखो कराची कहां है, जहां पर चाइना का ग्वादर पोर्ट है, देखो जरा कराची, कराची कभी मुंबई की तरह हुआ करता था, तो कराची वहां का सबसे एक बड़ा इकोनॉमिक हब है, कराची पोर्ट, जो हरमुज में खुलता है। अगर ये हमारे पास रहता ना, विभाजन नहीं होता, तो आज हम पूरे जो है वो मध्य एशिया से, पश्चिमी एशिया से क्या शानदार व्यापार करते। क्लियर है। अब कराची मिला कि नहीं मिला तुम्हें, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, किसी दिन मिला लेंगे अंदर, ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। कराची मिला, नहीं मिला, वहीं से सीपीईसी शुरू होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो कराची कहां है, सुन रहे हो कहानी, कम से कम देखो तो कराची कहां है, पाकिस्तान का निचला हिस्सा जो ग्वादर में, वहां पे हरमुज में खुल रहा है, हरमुज जल संधि पे खुल रहा है, खोलो। कराची इनका सबसे बड़ा, जैसे हमारे लिए मुंबई है वैसे उनका कराची है। यहीं से आप ईरान से तेल खरीद सकते हो, यहीं से आप हरमुज में जा सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या, जब भारत ने स्ट्रेटेजिकली इसको नो फ्लाई जोन बना दिया है, तो पाकिस्तान, अगर कराची तुम्हें जाना है तो तुम्हें यहीं से होके जाना है, क्रीक के ऊपर से। और जब भारत ने इसको नो फ्लाई जोन बना दिया है,
और अगर भारत इसको 10 दिन या 15 दिन भी नो फ्लाई जोन बनाता है युद्ध अभ्यास के नाम पे, तो जो उसने $400 बिलियन भीख मांगी उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी, यहां पे कोई मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। पूरी दुनिया से मांगता रहता है, सऊदी अरब, कतर, ये सबसे वो भीख मांगता रहता है। अमेरिका, अभी तो कल आ गया ना मुशर्रफ, CIA एजेंट था। तो मैंने पहले भी कहा था अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका सबसे गंदी कंट्री है। तो खुलकर ही आ रहा है। अभी हमने देखो तमाम CIA एजेंट को भी न्यूट्रलाइज किया, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी थ्रेट आने की बात हुई है। तो अब ये जो क्रीक का विवाद है, यहां पर हम तीनों सेनाओं को एंगेज करेंगे। घटनाक्रम ध्यान से देखो। दिवाली के दिन हमारे प्रधानमंत्री INS विक्रांत पे जाते हैं। INS विक्रांत हमारा इस क्षेत्र का सबसे ताकतवर युद्धपोत। वायुसेना, थल सेना एक साथ लग गई है। थल सेना मतलब जैसलमेर के बॉर्डर तक हमारी पूरी पकड़ हो जाएगी, गुजरात से लेकर राजस्थान तक। वायुसेना हो गई। पाकिस्तान ने क्या किया है, हैवी डिप्लॉयमेंट किया है। पाकिस्तान अपनी सेनाओं को लेकर कहा, अब जरा शतरंज, मैंने कहा ना दुनिया शतरंज है, ये समझ में आ रहा है, दुनिया शतरंज है। इधर POJK में, जो POK जिसे हम लोग कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पर विद्रोह चल रहे हैं। वहां के लोग जो है, वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी वहां फंसी पड़ी है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान, ध्यान से देखो क्या होने जा रहा है। बलूचिस्तान नीचे की तरफ, बलूचिस्तान दिखा, सबसे बड़ा प्रोविंस है वहां का। बलूचिस्तान में अलग विद्रोह चल रहा है। इधर तालिबान पूरी तरीके से लग गया, अफगानिस्तान लड़ने के लिए तैयार हो गया। और पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, वो अंदर से विद्रोह कर रहा है। हो गया, यहां पे बवाल चल रहा है। और इनकी सेनाएं देखो कहां कहां है। इनकी सेनाएं बलूचिस्तान में वो खुलकर मार रहे हैं आर्मी के पर्सनल को वहां पे। तो एक तरफ वो बलूचिस्तान जा रहे हैं, ठीक, एक तरफ वो तालिबान से लड़ने के लिए जा रहे हैं, एक तरफ वो POK में वहां पे जो विद्रोह हो रहा है उसको दौड़ने के लिए जा रहे हैं। अब जिनको, अभी जिसने कुछ दिन पहले कायदे से तमाचा मार रहा था, जिसकी सबसे बड़ी तमाचा मारने की पावर है भारत, अब भारत डायरेक्टली लड़ाई नहीं करेगा। भारत क्या करेगा, लड़ाई का आभास कराएगा। अब भारत ने एक सिग्नल दिया है कि हम सर क्रीक में आके बैठ गए, और भारत की तीनों सेनाएं आकर बैठ गई। ये भी नहीं कि सिंगल एक है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। नो फ्लाई जोन बना दिया। नो फ्लाई जोन एक्सट्रीम वॉर के समय बनाया जाता है, और नो फ्लाई जोन बना दिया कि यहां से कोई जहाज होकर गुजर सकता ही नहीं, और हमें पाकिस्तान की जरूरत पड़ती नहीं है। पाकिस्तान ने भी घोषित कर दिया, वो तुरंत रिटेलिएट करता है। पाकिस्तान में भारत के जहाज यहां से नहीं उड़ सकते, हमें जरूरत ही नहीं तुम्हारे क्षेत्र की, ठीक है, हम सऊदी अरब और यहां से हम अपना जगह बना लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब वहां पर मैसेज चला गया कि कुछ बहुत सेंसिटिव भारत करने वाला, और भारत ही सबसे ज्यादा कर सकता है। तो ये अपनी फोर्सेस को कहां डिप्लॉय करेंगे, भारत के बॉर्डर की तरफ लेकर आएंगे। उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी, इमरजेंसी घोषित हो चुकी है पाकिस्तान में। तो अगर, अब भारत कुछ नहीं कर रहा है, भारत कह रहा है हम तो अपने देश में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, हमारा मन, हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तो ऑपरेशन त्रिशूल नाम है उसका, लिख लो इसको। और अभी अभी कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री का बयान आया कि भारत जो है वो पश्चिमी सीमाओं पे कुछ कर सकता है अपनी। और इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, अब प्रधानमंत्री का INS विक्रांत पर खड़ा होना, रक्षा मंत्री का यह बयान देना, फिर सभी सेनाओं को यहां लाकर संयुक्त अभ्यास करना, नो फ्लाई जोन बना देना, कराची के बॉर्डर तक हमारे जो है वो युद्धपोत खड़े हो जाना, उधर डोनाल्ड ट्रंप का पूरी दुनिया में पीस ट्रीटी कराना, चाइना और अमेरिका का लड़ जाना। देखो कितना भयानक टैरिफ लगाया है। चाइना का भारत से मदद मांगना कि यार अमेरिका हमें बर्बाद कर रहा है, तुम हमारी हेल्प करो, बिजनेस बढ़ाओ। हमने पूरी दुनिया को बता, देखो दिवाली धनतेरस के दिन हमने 75,000 करोड़ रुपए एक ही दिन में बेच दिया। पूरी दुनिया ललचाई देख रही है, कुछ सुनाई नहीं पड़ा, ये कमबख्त पैसा निकाल के कहां से 75,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग कर गए। अब पूरी दुनिया देख रही है, एक दिन में 75,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग। सबको लग रहा है हमारा माल बिक रहा है, हमारा माल बिक रहा है, सब इस समय परेशान है। अब भारत ने किया, अब बताओ पाकिस्तान किस फ्रंट पे लड़ेगा। अब उसको समझ में आ गया सबसे बड़ा दुश्मन यही है। अभी कुछ ही दिन पहले बिना बताए मार के चला गया। आज तक सैटेलाइट इमेज में आ रहा है कि वो जहाज उड़ने लायक बचे नहीं, इनके जहाज उड़ने लायक नहीं है, मीर पे लड़ाई लड़ते हैं कम वक्त। अब यहां पर गेम बहुत खतरनाक होने जा रहा है। भारत ने क्या किया, लड़ाई नहीं कर रहा, वो कह रहा मैं अपने देश के अंदर चाहे जितने युद्ध अभ्यास करूं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसने इस क्षेत्र से हॉल्ट कर दिया और पूरी दुनिया को बता दी भाई हम तो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। पाकिस्तान की डर के हमारी हालत खराब है, महीना 2 महीना भी नहीं हुआ है, थपड़िया के सब चले गए थे 36-37 मिनट में। तो वो सबसे ज्यादा सीरियस कहां पर है, भारत की सीमाओं पे। लेकिन बलूचिस्तान में, POK में, खैबर पख्तूनख्वा में, अफगानिस्तान बॉर्डर पे
हर तरफ इसके बॉर्डर खुल गए हैं, हर तरफ लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान में खुले तौर पर बताओ, इसके जो फील्ड जो है मार्शल क्या कहेंगे उसको, जो भी है वो, उसको खुले तौर पे कह दिया कि तू मर्द का बच्चा बाहर निकल। ऐसी बातें बोल रहे हैं। एक जो सबसे प्रमुख सेना प्रमुख है उसको बोल रहे तू मर्द का बच्चा तो बाहर निकल, तुझे हम बताएंगे, पठान तुझे इतिहास सिखाएंगे कि हमें कोई नहीं हरा पाया। और भारत मदद पहुंचा रहा है वहां पे जम के। मुल्ला मुनीर का क्या इंटरेस्ट है? मुनीर कह रहा है कि बागराम एयरबेस अफगानिस्तान का, जिसपे पहले अमेरिका का कब्जा था, उन्होंने अपना एक शहर बसा रखा था वहां पे, जो सबसे पावरफुल बेस है, वो बोला हम तुम्हें दोबारा भेज देंगे, बागराम एयरबेस हम तुम्हें भेज देंगे, तुम्हें दे देंगे। और बागराम एयरबेस में भारत ने अपना इंटरेस्ट जता दिया कि हम रहेंगे, क्योंकि हम रहेंगे तो रशिया रहेगा। इस खेल में इतने खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं इस समय, ये दुनिया का सबसे भयानक समय है, सबसे भयानक समय है। कौन गेम खेल रहा है किसी को नहीं पता, ये बहुत ही थ्रिलर मूवी की तरह चल रहा है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता बागराम एयरबेस पे अमेरिका दोबारा लौटे, क्योंकि बागराम एयरबेस मतलब आपने पूरे एशिया पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका बागराम एयरबेस पे वापस लौटे। चाइना ने पाकिस्तान को भी थपड़िया दिया कि हम तुम्हें और पैसा नहीं देंगे। पाकिस्तान चला गया अपना अटैची लेके अमेरिका के पास, की पुराने बाप तुम ही हो, तो बागराम एयरबेस हम तुम्हें दिलाने में मदद करेंगे। इधर भारत ने बोला छोड़ यार, क्या रखा है, दुनिया तालिबान तालिबान करे, बुलाओ इधर आओ। तो देखो हमने वहां कल्चरल डिप्लोमेसी की। योगी आदित्यनाथ जो कि इस समय एकदम फायर ब्रांड भगवा लीडर है, जब वो अफगानिस्तान के लीडर आते हैं यहां देवबंद जाते हैं बरेली उसमें, तो एकदम कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आता, स्वागत होता है। ये है बदली हुई राजनीति। वहां कोई धर्म के बारे में बात नहीं हो रही है, वहां बाकायदा जो है मदनी साहब वहां पे स्वागत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, देवबंदी का सब कुछ हो रहा है कि अफगानिस्तान का जो वैचारिक बेस है वो भारत है। तो जमात का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से निकल कर आता है। कोई कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया। और वो जाते जाते करे कि ऐसा स्वागत तो कभी हुआ ही नहीं हमारा। पूरा माहौल ही चेंज हो गया। और वहां जाते जाते बवाल, अब पाकिस्तान किस फ्रंट पे लड़ेगा ये बताओ। और अब अगर हमने पाकिस्तान के टुकड़े नहीं किए तो कभी नहीं होगा। अब इसमें अमेरिका की क्या भूमिका होगी? उसको पता है कि बैटल अब कई तरफ से खुल चुका है, अंदर भी और बाहर भी। इधर अफगानिस्तान लड़ रहा है, सीधा सीधा अरे भाई तुमने किसी राष्ट्र के सेनाध्यक्ष को बोल दिया है मर्द का बच्चा तो बाहर निकल। पठान ऐसे ही बोलता है, बोले मर्द का बच्चा बाहर निकल, सीधे स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान ने बोल दिया कि अब हम जो है खुलकर वॉर करेंगे। और इधर बलूचिस्तान के लोग अपना काम कर रहे हैं, पीओके के लोग अपना काम कर रहे हैं। इसके दो फ्रंट खुले हुए हैं। कराची पोर्ट इसका सबसे पावरफुल था, जहां मदद पहुंच सकती थी, वहां पर हमने आईएनएस विक्रांत खड़ा कर दिया। हम अब क्या कर रहे हैं, हम जो है दिखा रहे हैं कि हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, हम उठाए थे किस तरफ। और हमने अपने क्या किया, सैन्य अभ्यास ऐसे थोड़ा ना होता है टॉय गन से होता हो। हमने अपने सारे अपने एयर बेसेस, हमारे फाइटर जेट्स, हमारे तोप, हमारी सेना की बटालियन सब हमने वहां डिप्लॉय कर दिया है। और हम बोल रहे हैं कि हम लोग तो बस नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस दिन हम अपनी टीम लेके घुस जाएंगे हमें पता नहीं। अब हम नेट प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन धुआंधार खिलाड़ी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सेनाओं का पूरा ध्यान किधर जा रहा है? भारत के बॉर्डर की तरफ। जैसे ही भारत के बॉर्डर की तरफ वो डिप्लॉय होगा, वैसे बलूचिस्तान को टाइम मिल जाएगा, वहां अपना काम शुरू। पीओके के लोग, पीओके में बताओ पुलिस वालों को गोलियां मार दी जा रही है। जो लोग अपने लोगों का समर्थन करेंगे, हम अपने लोग गोली नहीं चलाएंगे, आर्मी के लोग आके उनको मार दे रहे हैं। इतनी भयानक वहां नरसंहार हो रहा है, सड़कों पे गोलियां चल रही हैं, खुले तौर पे दौड़ा दौड़ा गोलियां मारी जा रही हैं। और इधर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो भी अपना काम शुरू कर चुका है। अफगानिस्तान खुलकर लड़ रहा है, भारत ने कह दिया भाई हम पहुंचाएंगे तुम्हें, अपना काम धाम तुम करते रहो। और इसमें रशिया शामिल है, क्योंकि अमेरिका खुलकर कह रहा है कि तुम रशिया तेल, कल भी बोल गया वो रशिया तेल, रशिया तेल, रशिया तेल। तो पुतिन और मोदी जी ने कहा निकाल भेज दो, डाल की जो है तेल निकाल, इसका निकाल, इसका तेल, इसके साथ जो है सबका तेल निकाल। ये समझ ही ना पाए लड़ना कहां है। और उसकी कमजोर नस पकड़ ली है कि इसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, इसके पास सब कुछ है, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिला हुआ है। ज्यादा एक साल से ज्यादा वहां अब ये टिक नहीं पाएगा। अमेरिका में होने वाला विद्रोह, ठीक है, अमेरिका में इसमें आपको पता है शटडाउन लगा हुआ है, वहां पे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका के खुद के हालात बहुत खराब है, वो बिना सैलरी के काम करा रहे हैं वहां पे। अमेरिका में इसमें शटडाउन है। तो बोले ज्यादा नहीं, ये जल्दबाजी में पीस प्राइज लेना चाहता है, ये शांति कराएगा। और हमने जो है वो क्या कर रखा है, हम बिना वॉर किए वॉर कर रहे हैं। अब इसकी सारी सेनाएं दौड़ेंगी पश्चिमी बॉर्डर की तरफ, तो इसका अफगानिस्तान बॉर्डर क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा इसका। और हमने क्या किया, इसने कुछ दिन पहले ट्रीटी किया था सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, इस बीच में हमने बहुत अच्छा दोस्त बना लिया था सऊदी अरब को। हमारा ऑयल सिक्योरिटी होती है, समझते जाना गेम को। तो उसमें ट्रीटी क्या थी, अगर पाकिस्तान की जमीन पर हमला होता है तो सऊदी अरब
हमला करेगा उसको मानेगा, लेकिन हुआ क्या, हमने हमला किया नहीं, हमने अफगानिस्तान से करा दिया। अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया भी इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरब आया ही नहीं, सऊदी अरब आया ही नहीं। गेम देखो कितना चल रहा है, भयानक गेम चल रहा है। सऊदी अरब आया ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से बोला था भारत आएगा, तुम अपने रिश्ते बिगाड़ लेना। हमने मुत्ताकी साहब को बुलाया, उनका खूब स्वागत वागत किया, उधर एम्बुलेंस भेजी। अब हमें ये नहीं पता ना भेजी किसके लिए, ठीक है, हमने भेजी इधर से सबको चावल वावल के बोरे वोरे भेजे। मुत्ताकी साहब से बोला जरा इस वाली टीटी को टेस्ट करते हैं। मुत्ताकी साहब गए वहां पे, धूम धड़ाका किया, मारा वारा। सऊदी अरब आया ही नहीं, कतर आया ही नहीं, क्योंकि यहां पर भारत इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। भारत ने वैचारिक समर्थन दिया, भारत ने मानवता का मदद किया, जो भारत के साथ होता हुआ आया भारत ने वो कर दिया सबके साथ। भारत ने बोला हम चावल भेज रहे हैं, हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं, जिसको चाहे उसको भर के भेजो तुम अपना। तो टेस्ट हो गया कि जैसे ही मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आ रही है, उम्मा की बात आ रही है, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा। पाकिस्तान बोला ट्रीटी की कहा हुई, बोले ट्रीटी की ऐसी की तैसी, ट्रीटी की ऐसी तैसी हो गई। भारत ने टेस्ट कर लिया, भाई साहब ये सब आएंगे नहीं, यही मौका है। तो भारत ने कहा अभी हम लड़ते नहीं है, हम बस केवल इकट्ठा होते हैं। तब ये देख लिया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रिटेलिएशन, अफगानिस्तान के पास अपनी कोई वायुसेना है नहीं, वो तो अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों पर जिंदा है, जिसका अमेरिका को था कि इस क्षेत्र में उपद्रव होगा। और भारत में ऐसी बहुत बड़ी लॉबी है जो तालिबान को गलत नजर से देखती है। लेकिन भारत प्रैक्टिकल हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये अजीत डोभाल साहब को जो आपने वहां पर एक हफ्ते कंधार में छोड़ा था, वो एक हफ्ते में ऐसा जो है पेड़ बो आए हैं, जो पौधा लगा गया है, वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। अब देखते तो गेम कहां हो रहा है। और भारत भी ऐसे दुस्साहसिक कदम उठा रहा है, जैसे सिंधु समझौता। हमारे यहां सिंधु समझौता, अरे बाप रे खून बह जाएगा, ये हो जाएगा, शांति कबूतर सबकी ऐसी की तैसी। आज कुछ हो रहा है, किसी को याद भी है कि हमने इंडस ट्रीटी कैंसिल कर दी। अब अफगानिस्तान तुम्हें क्या कर रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक नदी को शेयर करते हैं। भारत ने कहा यार हम तुम्हें डैम बनवा के, भारत ने यह नहीं कहा कि तुम इस पानी को रोको। भारत, अभी कुछ दिन भी बात बता रहा हूं, ये शतरंज का गेम कितना खतरनाक हो चुका है, ऐसा लग रहा है कोई मूवी चल रही है। तो हुआ क्या, वो नदी जो पाकिस्तान का ऊपरी प्रांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए, वो नदी। अब हुआ क्या, ध्यान से इसको समझो, अफगानिस्तान के पास तो डैम बनाने के लिए पैसे हैं नहीं। तो जब मुत्ताकी साहब भारत आए तो भारत ने बताया कि डैम के फायदे क्या क्या होते हैं। डैम से सिंचाई हो सकती है, तुम लोगों को एग्रीकल्चर आगे बढ़ाना है। बोले हाँ, भारत ने थोड़ा कहा कि पानी किसका रोक रहा है, भारत ने इंडस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उनको समझाया कि देखो भाई इससे बिजली भी बनती है। बोले हाँ बिजली बनती है, हाँ। अब तालिबानियों को समझ आ रहा बिजली बन सकती है। बोले इससे नहरें भी निकाली जा सकती है। बोले इतना फायदा, बोले हाँ, और पीने के लिए पानी मिल जाए, पीने के लिए पानी भी, वल्लाह क्या बात है, ठीक है। बोले ये डैम बनेगा कैसे, बोले हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, भारत ने सैंक्शन कर दिया वहीं बैठे बैठे। बोले डैम बनाना कौन सी बड़ी बात है, बोले नदी कौन सी ढूंढोगे वो पानी जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। बोले यही बना लो, इससे अच्छी नदी कोई मिलेगी नहीं, पहाड़ों से उतर रही है। इसका जो है देखो, बिजली बनाने के लिए साहब, मुत्ताकी साहब, पानी का तेज गिरना जरूरी है। बोले कहां से, बोले ओए अल्लाह, बोले पहाड़ से गुजर रही है भाई, वल्लाह क्या बात है। अब वो पहाड़ वाली नदी पे इन्होंने डैम बनवा लिया, पैसा दे दिया। कल अफगानिस्तान ने बोला इस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे, और लॉजिकली वो राइट भी, क्योंकि वो अपर रिपेरियन है, ऊपर से पानी जिसका आता है प्राथमिक अधिकार उसके पास होते हैं, अपर रिपेरियन बोलते हैं उसको। हो गया भाई साहब, पाकिस्तान का इधर का पे पानी गया, उधर का भी पानी गया, ठीक है। तो ये करेंगे क्या, ये करेंगे क्या, इनको समझ में नहीं आ रहा है कितने भयानक फ्रंट में फंस चुके हैं। और तुम्हें बता दूं, पाकिस्तान को भारत नहीं तोड़ेगा, ये तुम्हें पहले बता दूं। ये सिर्फ हम यहां खड़े हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान गंदा गेम खेल रहा है यूनुस के साथ मिलकर, कई तरह का गेम चल रहा है। अब दूसरे फ्रंट पर आ जाओ, बांग्लादेश, यहां से दूर थोड़ा सा चलो, जो कभी ईस्टर्न पाकिस्तान था। बांग्लादेश इतना नीचे गिर चुका है कि जिसने उसके ऊपर जीनोसाइड किया, 5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लोगों की हत्याएं कर दी गई, लाशों को रिक्शे पे भर के सड़कों पे छोड़ दिया गया। कल आपने देखा उनका आईएसआई का प्रमुख बांग्लादेश की विजिट पे था। मोहम्मद यूनुस को यह बेशर्मी समझ में नहीं आ रही कि 1971 से पहले उस देश में जीनोसाइड हो रहा था, भारत ने बचाया था, लेकिन भारत से उस समय गलती हुई थी, उसको तुरंत उस समय मिला लेता अपने देश के अंदर। बांग्ला बोलने वाले लोग थे तो आज हमारे पास ग्रेटर बंगाल होता। करजन की गलती को पता नहीं क्यों हम लोग सुधार नहीं पाए। यही होती है आदर्शवादी नीतियां जो भारत को आगे चलकर बहुत प्रभावित करती हैं। जब तुम युद्ध को यहां तक लेकर चले गए थे, अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा आकर खड़ा हो गया था बंगाल की खाड़ी में, और रशिया ने हमारे साथ उसको जो है वो क्या किया था, रशिया वहां पर खड़ा हो गया था कि हम तुम्हारे साथ जो है मदद तुम्हारी करेंगे। एक स्टेप और ले लेते, क्या जरूरत थी, अंदर ले लेते, खत्म करते, बोले हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें लेकर चल रहे हैं। आज वही बांग्लादेश चेंज हो गया। बांग्लादेश में जो सेंट मार्टिन आइलैंड है,
अब अमेरिका का गेम देखो, सेंट मार्टिन आइलैंड का। तो यहां जो बांग्लादेश का हिस्सा तुम यहां देख रहे हो, इसको वो क्रिश्चियन लैंड बनाना चाहता है। ये म्यांमार का हिस्सा, बांग्लादेश का हिस्सा, भारत का नॉर्थ ईस्ट पूरा काट के, पूरा नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि नेहरू से एक बहुत बड़ी गलती हुई, खुलकर कह रहा हूं, जब भारत आजाद हुआ तो उन क्षेत्रों को प्रोग्रेसिव करने के लिए तमाम लोग, आपको पता है नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया, हिंदू और इस्लामिस्ट को, यानी जो मौलवी हैं, जो पंडित हैं, उनको जाने से मना कर दिया, उस क्षेत्र में एंट्री बैन करा दी। और आज की डेट में वहां का पूरा जो नगा ग्रुप है पूरा क्रिश्चियन हो चुका है, क्रिश्चियनिटी को वहां पे स्प्रेड कर दिया। आने वाले समय में भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वहीं पर है। और अमेरिका का ये बहुत लंबा प्लान था, ये 70-75 साल पहले, मतलब क्यों किया हमें नहीं समझ, मतलब भारत के साथ इतना गलत क्यों, और हमारे नेताओं के द्वारा। आप अगर पुरानी नॉर्थ ईस्ट की परंपराएं पढ़ोगे, तो जब मणिपुरी पढ़ोगे, तो नृत्य जब पढ़ते हो तो उसमें कृष्ण की पूजा होती है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। वो नृत्य किसके बारे में? आज वो पूरा क्रिश्चियन एरिया में 90% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। क्योंकि क्यों करना था उसको? म्यांमार, भारत का नॉर्थ ईस्ट और ये जो द्वीप मैंने अभी बताया सेंट मार्टिन, इनको मिलाकर एक ग्रेटर क्रिश्चियन लैंड बनाना है उसको, ग्रेटर क्रिश्चियन लैंड। क्योंकि अमेरिका हद दर्जे तक जाना चाहता, उसको एक एशिया में बेस चाहिए जो भारत और चाइना पे वो कंट्रोल करके रखे। उसको हद दर्जे तक जो है जमीन चाहिए, वो जमीन खोज रहा है। उसने अफगानिस्तान के वॉर इसीलिए लड़े, लेकिन जब देखा कि ये जो पठान है ये तो किसी के कब्जे में नहीं आते, तब वहां से भागा, जब वहां पे लोग, उनके सैनिक जो बड़ी संख्या में खत्म हो गए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रहेगा ये। तो अब अगला बवाल हो रहा है बांग्लादेश में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत दिखाएगा इधर, मारेगा उधर। क्योंकि वहां पर आपने देखा एक सीआईए एजेंट और एक आईएसआई एजेंट वहां न्यूट्रलाइज हो गए, पता ही नहीं चला किसने मारा। वहां के कपड़े फैक्ट्री में आग लगा दी गई, और ऐसी वैसी आग नहीं, लगभग $50 बिलियन का नुकसान होने जा रहा है बांग्लादेश को, राइट। और मजबूर किया जाएगा पाकिस्तान की सीमाओं को, पाकिस्तान की सेना को इतना कंफ्यूज कर दिया जाएगा कि वो बलूचिस्तान जाएं, वो तालिबान के बॉर्डर, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाएं, या वो टीटीपी से लड़ें, या वो पीओके जाएं, या भारत की तरफ जाएं। ये सब ऐसे नाचते रहेंगे, और इसी बीच में क्या होगा? पाकिस्तान को निपटा देंगे हम लोग। तो भारत के इस कदम से पाकिस्तान को लगभग $400 बिलियन का नुकसान होने वाला है। और इनकी सेनाएं डाइवर्ट होकर, जैसे वहां से डाइवर्ट होकर आएंगी, वैसे ही जो अलग अलग, इधर बलूचिस्तान, उधर खैबर पख्तूनवा, इधर अफगानिस्तान, इधर जो है पीओके, सब अपना अपना रास्ता पकड़ने के लिए सोचते हैं। इसमें कम से कम 2 एरिया जो है वो फ्री होने के पूरे मूड में है, फ्री होने के पूरे मूड में है। और भारत ये कही नहीं रहा कि हम युद्ध करेंगे। और इधर डोनाल्ड ट्रंप, उनको पकड़ लिया कि उन्हें शांति करानी है, क्योंकि उन्हें नोबेल पीस चाहिए। तो अब वो निगोशिएशन पे आएंगे। भारत कहेगा देखो हम अभी तो बॉर्डर पे ही हैं, सैन्य प्रैक्टिस कर तो रहे हैं, लेकिन अब रॉकेट का क्या है साहब, जहाज है इधर उधर जा ही सकता है, ठीक है। अब भारत के हाथ में यही होता है डिप्लोमेसी। बोलेगा अगर वो वॉर छिड़ गई तो पीस प्राइस का, फिर जो आप कह रहे थे कि मैंने 10 लाख लोगों की जान बचाई है, वो फिर, और उधर नेतन्याहू भी, हम देखो दोनों हम लोग आए नहीं है, हमास फिर से कुछ कर सकता है। तो क्या चाह रहे हैं आप? बोले आप क्या चाह रहे हैं सर? तभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया कि मोदी इज अ टफ निगोशिएटर दैन मी। वो इससे पहले पूरी दुनिया में कहता था, अगर आपको याद होगा जब उसने शपथ लिया था सेकंड टाइम में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था आई एम द टफेस्ट निगोशिएटर, मेरे साथ निगोशिएट करना बहुत कठिन होता है। जब उसने जेलेंस्की का अपमान किया था, तो जेलेंस्की से उसके देश का आधा हिस्सा तो उसने ले लिया, तो उसने कहा था मैं बहुत टफ निगोशिएटर हूं। लेकिन परसों नरसों उसने एक स्टेटमेंट दिया, मोदी इज अ टफ निगोशिएटर दैन मी, मुझसे भी ज्यादा टफ निगोशिएटर है, मेरा ही फोन नहीं उठाते। तो आखिर ऐसा हो क्या रहा है? तो जब हम उससे कहेंगे तुम्हारा नोबेल पीस प्राइज, बोले हाँ चाहिए चाहिए चाहिए, तो बोले इसका मतलब युद्ध ना हो, बोले हाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिर वो तुम यार वो कह रहे थे 100% टैरिफ, अरे वो मुंह निकल गई मेरे। ठीक है बताओ साहब कहाँ लगाए, कौन सा ट्रेड डील करें, ठीक है हम क्या करें? तो फिर हम जो चाहेंगे वो मनवा लेंगे। बस आपको अपने दुश्मन की कमजोर नस पकड़नी होती, वो हमने पकड़ ली है, वो हमने पकड़ ली है, ठीक है। और इसी समय मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी अच्छा है। इधर इटली में मेलोनी राइट विंगर, इसी तरह से यूरोप में भी कई देशों में राइट विंगर्स आ चुके हैं जो दक्षिणपंथी नेशनलिस्ट पॉलिसी के लोग हैं। तो पूरी दुनिया में धीरे धीरे, जैसे जापान में जो लेडी आ गई हैं, तो जापान में लेडी वो भी दक्षिणपंथी हैं। तो ऐसे में भारत का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जापान में दक्षिणपंथी का आना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जापान और चीन आपस में बहुत बार लड़ चुके हैं, बहुत भयानक जो है लड़ाइयां हुई हैं। तो जापान और चीन आपस में चूंकि वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इनका कभी आपस में दोस्ती नहीं हो सकती है। तो ऐसे में एक कोई ऐसे प्रधानमंत्री का आना जिसका जो ओरिएंटेशन है वो भारत की तरफ है, नेशनलिस्टिक पॉलिसीज की तरफ है, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारा दबदबा बढ़ा देगा।
हमारा दबदबा बढ़ा देगा। तो नाउ अब जो है चीजें एक ऐसे मूवमेंट पे चल रही हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से, डिप्लोमेसी इसे कहते हैं। तो अब अगर पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हुए या बांग्लादेश को हमने अपने साथ नहीं मिलाया, उसको जो है नहीं इधर उधर दाएं बाएं किया, तो अब दोबारा मौका हमें इतिहास नहीं देगा। हमने बहुत सालों तक मेहनत की, दसियों साल से मेहनत की हमने, ये एक दो दिन की मेहनत नहीं है। इट टेक्स मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं दूर तक काम करना। चलो आज के लिए इतना। कहानी शतरंज समझ में आ गया। अब ये जो हम यहां ऑपरेशन त्रिशूल चला रहे हैं, ये पाकिस्तान को कंफ्यूज करेगा हम अपनी सेना को भेजे कहां। ठीक है, हम भेजे कहां, किस बॉर्डर पे भेजे, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, किस बॉर्डर की तरफ लेकर जाए, अब वो कंफ्यूज होगा। ठीक है, और आखिरी में उसके पास केवल पंजाब बचना चाहिए, पंजाब प्रांत, जहां पर वो सारे ये सारे जनरल वनरल रहते हैं। ठीक है, और इंडिया पे अटैक करने के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, तो वो वहीं पे बैठे अपना जो करना है वो करते रहें। ठीक है, बाकी देखा जाएगा। लेकिन इनके पास ना बलूचिस्तान रहना चाहिए, ना इनके पास खैबर पख्तूनवा रहना चाहिए, ना पीओके रहना चाहिए, और हमें फिर शांति चाहिए। ठीक है, तो वो इसके बाद हमें सिंध को बवाल देना है, कराची भी इनका निकाल के बाहर कर देना है। इन्हीं से इन्हीं की लड़ाई लड़वानी है। बहुत साल तक हम लोग जो है वो परेशान रहे, अब इनकी बारी है। लेकिन अगला फ्रंट हमारे लिए जो सबसे बड़ा आगे चलकर वर्ल्ड में हमारे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रही है वो बांग्लादेश क्रिएट हो। यहीं पे लग रहा है कि 1971 में 90,000 सोल्जर्स हमने जो है वो सरेंडर कराए थे। हमारा दोस्त रशिया खड़ा था बंगाल की खाड़ी में, अमेरिकन पोत आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये जो हम युद्ध जीत के हारने वाला हमारा काम, ये जो बाजीगर बनने का, नहीं वो तो कुछ और डायलॉग था ना, जो हार के जीत जाए वो बाजीगर होता है। इसको क्या बोलेंगे, जो जीत के हार जाए। शिमला समझौता में हम सब कुछ दे आए, हमने 90,000 सैनिक वापस कर दिए, अपने 58 सैनिक जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे वापस नहीं लेकर आ पाए। किस तरह की पॉलिटिक्स हम कर रहे थे हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। इतिहास की वो गलतियां हमें सुधारने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नो आई डोंट नो। रूथलेस होके हमें वो बॉर्डर्स ठीक करने पड़ेंगे। 1971 लोग कहते हैं ना कि इंदिरा गांधी ने वॉर जीती थी, दैट वाज सैम मानेकशा। हाँ, ये उन्हीं का था। सैम मानेकशा जो थे हमारे, जो आगे चलकर फील्ड मार्शल बने, ये उन्हीं की बहादुरी थी। नहीं तो ये फैमिली, ये जो डायनेस्टी है, फैमिली क्या बोले, डायनेस्टी बोले, ये नहीं, ये हमारे लिए बात ही नहीं हो पाती थी। लोग कहते हैं, लेकिन उस समय केवल वो हमारे उस समय जो सैम मानेकशा थे उनकी ही वो थी। लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन लेना था उन्हें कि इंदिरा गांधी को, कि इसी समय मौका था कि हम वापस उसको ग्रेटर बंगाल बना सकते थे। नहीं, सरेंडर तो हमने करा, हमारी बहादुरी थी, हमने करा लिया। उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना बनाई। उस समय बाहर का बहुत प्रेशर आया हुआ था, अमेरिका उस समय पूरी तरह से हमारे खिलाफ था, कोल्ड वॉर का टाइम था। हमने एक लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने क्या किया, सैम मानेकशा ने, चूंकि उस समय क्या था, 4 महीने वहां पे खूब बारिश होती, दलदल था, और इन्फ्लक्स होने लगा था, भारत की डेमोग्राफी चेंज होने लगी थी। तो वहां पर उन्होंने होशियारी से क्या किया, उन्हीं लोगों को उस जीनोसाइड के खिलाफ खड़ा किया। भारत वही तो कर रहा है आज की डेट में। उनके हाथ में बंदूकें थमा दी, उनको ट्रेनिंग दे दी, मुक्ति वाहिनी, और बंगाली अस्मिता के नाम पे उन्हीं को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो भारत को समय मिला, भारत ने दुनिया को दिखाया, देखो अपने लोगों का जीनोसाइड कर रहे हैं ये लोग। उस समय वो पूरी पाकिस्तान था, तो अपने लोगों को मारना गलत है। सेम वही गेम तो चल रहा है, और क्या चल रहा है। लेकिन राजनीति में क्या होता है, जैसे इंदिरा गांधी ने जब सैम मानेकशा को बुलाया, मूवी में दिखाया, तो सैम मानेकशा बहुत, मतलब बहुत ही बेबाक तरीके से बोलने वाले, तो वो इंदिरा गांधी को लेडी बोलते थे, यंग लेडी। ठीक है, और सैम मानेकशा की भाई बहुत जलती थी जब वो फोन करती थी, बोले बोले जैसे होता है। तो सैम मानेकशा बहुत स्मार्ट आदमी, बहुत ही तेज तरार आदमी, तो वो सैम मानेकशा बोले मुझे तुमसे डर लग रहा है कि तुम कहीं सैनिक विद्रोह ना कर दो। तो बोले लेडी डोंट वरी। ठीक है, वो इस तरह से प्रधानमंत्री से बात कर, बहुत बेबाक आदमी। बोले आई विल डू माई जॉब एंड यू विल डू योर ओन जॉब। तो मेरे काम में तुम अपनी नाक मत घुसाओ, तुम्हारी भी नाक लंबी और मेरी भी नाक लंबी है, दोनों की नाक लंबी है। तो बोले तुम मेरे काम में अपनी नाक मत घुसाओ, तुम्हारे काम में मैं अपनी नाक नहीं घुसाता हूं। तो सेना की प्रिपेयरनेस होनी। लेकिन जहां पर पॉलिटिकल शिमला समझौता करने जाए, सैम मानेकशा थोड़े ना गए थे। वो तो आज तक मुझे भी नहीं समझ में आता वो समझौता हुआ कैसे था, और उसके पीछे लॉजिक था, आज तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यही मौका था, हम निपटा लेते। चिल्लाहट तब भी होती है, अब भी होती है। अब नेतन्याहू का कोई क्या बिगाड़ ले रहा है। तुम करते रहो, मरते रहो, बातें करते रहो, जो मन में उसको, जो भी हत्यारा कहो, जो भी कहो, उसको अपना इजराइल को सेव करना है 100 सालों के लिए। वो सीधे सीधे कह रहा है
कि ठीक है चलो भाई ठीक है फिलिस्तीनी लोग, लेकिन हमास को बेस कौन दे रहा है, हमास में रिक्रूट कौन हो रहा है। अब ये रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है कि वहां पे 10% फीमेल्स हमेशा प्रेग्नेंट रहती हैं, इसलिए क्योंकि वो जो बच्चे पैदा होंगे वो हमास में रिक्रूट होंगे। तो इससे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या हो सकता है। मतलब बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री है ताकि हमास में रिक्रूट होगी, पूरी दुनिया में रिपोर्ट चल रही है इस समय। ये तो बहुत गलत चीज है ना। फिर तो अगर आपको वो लग रहा है तो गलत को मतलब गलत बोलना है, उसको उसका विरोध करो कि हमारे यहाँ बेस कैसे, अस्पतालों के नीचे बच्चों के जो हॉस्टल्स के नीचे वो अपना बेस क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो ये भी एक जरूरी है। तो इजराइल कह रहा है कि भाई हमें तो अपनी जगह चाहिए, चाहे जैसे भी, गलत ही सही तरीके से कर रहा है, निर्मम तरीके से कर रहा है, लेकिन वो लगा पड़ा अपने काम पे। तो दुनिया इतिहास में बाद में तुम किसे गलत कहोगे किसे सही कहोगे इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने देश को कितना सुरक्षित रख पाते हो। 1971 में अगर हमने इसको अंदर ले लिया होता, आज हम पूरे ईस्टर्न एशिया के साथ हमारा जबरदस्त ट्रेड चल रहा होता, हमारे दोनों फ्रंट खुले पड़े हैं आज की डेट में। मोहम्मद यूनुस बेशर्मी के साथ, बताओ कल जब मैंने फोटो देखी कि वो आईएसआई के चीफ के साथ वो बैठ के जो है हाथ मिला रहा है, और इसको ये नहीं समझ में आ रहा इसी आईएसआई ने 5 लाख महिलाओं को सड़क पे रेप किया है और मार के लाशों को रिक्शे पे ऐसे पूरा, वो फोटोज कभी बांग्लादेश की देखिएगा, जीनोसाइड, नरसंहार, भयानक नरसंहार, जिंदा जला दिए गए लोग। और आज कैसे मतलब अपने फाउंडिंग फादर की मूर्तियां गिरा रहे हैं ये। और इसमें सारा खेल कौन खेल रहा है, बांग्लादेश, अमेरिका। उसको ग्रेटर क्रिश्चियन लैंड चाहिए बस, और कुछ नहीं। और उसमें भारत का हिस्सा तोड़ेगा, म्यांमार का हिस्सा तोड़ेगा, बांग्लादेश का हिस्सा तोड़ेगा। शेख हसीना ने उसका विरोध किया था, शेख हसीना की ऐसी तैसी करके रख दी। तो जो एजेंट अभी मरा है ना, वो एजेंट जाना जाता है, वो सीआईए में एक यूनिट होती है, उस यूनिट का काम होता है किसी भी देश में सत्ता का परिवर्तन करना और साथ ही साथ किसी भी देश के इलेक्शन को प्रभावित करना। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में जब इलेक्शन हुआ तो अचानक से जो पार्टी एकदम लग रहा था 400 पार करेगी, वो मेजोरिटी नहीं पहुंच पाई। ये तो अंदरूनी भारत ने संभाल लिया, नहीं तो सत्ता परिवर्तन था, पूरे चांसेस थे, और इसके एविडेंस है प्रॉपरली। करते करते 240 पे आ गई है, पूरा नैरेटिव बिल्डअप किया गया, सारी चीजें की गई। तो ये लोग इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, सत्ता परिवर्तन करते हैं। बांग्लादेश की सत्ता यूं उड़ाकर फेंक दी, नेपाल में यूं उठा के फेंक दिया, क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट प्रो चाइना थी, तो सिर्फ भारत ही नहीं, इनको चाइना को भी पूरा अपोज करना था। भारत और चाइना को इन्हें दबा के रखना है कैसे भी। तो बहुत खतरनाक इस समय दुनिया में गेम चल रहा है। चलो खैर, समझ में आया। अब भारत पाकिस्तान को इनडायरेक्टली इंगेज कर रहा है कि तुम इधर ही रहो, उधर मत जाओ, और उधर से अफगानिस्तान को मदद पहुंचा रहा है कि तुम उधर लड़ो, इधर बलूचिस्तान। और इस समय सबसे अच्छी बात है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत लंबे समय से जकड़ी हुई थी, जो साहसी हो गई हैं। उन्हें बाहर जाकर चीजों को न्यूट्रलाइज करना आ गया। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि सीआईए मतलब कुछ नहीं है। पहले सीआईए का खौफ हुआ करता था, वो कभी किसी को भी कहीं मार सकते थे। अब भारत ने कहा तुम्हें भी हम मेंटेन कर सकते हैं, और इसमें उसको पूरी मदद मिल रही केजीबी से। केजीबी वन ऑफ द फाइनेस्ट रशिया की जो है वो स्पाई एजेंसी है। तो अब वहां से जो है वो एक नया बवाल क्रिएट हो रहा है। तो ये है इस समय की वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यही कारण है कि पूरे इनपुट्स थे कि मलेशिया में प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हो सकता है। हाँ, एसेसिनेशन का वहां उसी जो ये भी माना जा रहा है कि जो पुतिन की गाड़ी में बैठे, पुतिन आज तक पुतिन राष्ट्राध्यक्ष है, पुतिन खुद जो है डेंजर में है। प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने 15 मिनट गाड़ी रोक के वेट किया, क्योंकि उनको इनपुट इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि एसेसिनेशन प्रधानमंत्री का किया जा सकता है। क्योंकि अमेरिका की एक नीति है कि कोई भी देश अगर अपने पैर पे खड़ा होता है, आगे बढ़ता है, उसको बढ़ने नहीं देना है। तो आपने देखा दोनों 45 मिनट गाड़ी में बैठे रहे, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो एजेंसीज थी वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। क्योंकि चाइना के लिए रशिया एक एसेसिबल कंट्री है, आराम से आ जा सकता है। तो वहां पर उन्होंने पहले से बहुत अच्छे, पुतिन चूंकि बहुत ज्यादा जो है, पुतिन खुद भी केजीबी के बहुत जबरदस्त जासूस रह चुके हैं, तो उन्हें ये सारी चीजें पता है। आपने देखा कि वो अपने साथ ब्रीफ केस लेके चलते, मतलब वो टॉयलेट भी बाहर नहीं कर सकते कि दुश्मन को उसका अंदाजा ना हो, तो वो ब्रीफ केस चलता है उनके साथ। इस लेवल तक का जो है स्पाई सेगमेंट होता है। तो वहां पर उन्होंने इंटेलिजेंस दिया, भारत ने मदद मांगी कि भाई हमें अपने प्रधानमंत्री को बचाना है, नहीं तो पूरा टारगेट इन्हीं के ऊपर था। तो मलेशिया में भी पूरी तैयारी कर ली गई थी कि यहां पर प्रधानमंत्री को किसी ना किसी तरह से हार्म करना है। तो ये जो पूरा चल रहा है, इन्होंने वर्चुअल मीटिंग की है, नहीं गए हैं, जबकि ऐसा कभी प्रधानमंत्री नहीं करते कि आसियान की मीटिंग में ना जाए। लेकिन 100% इंटेलिजेंस थी कि इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाएगा, क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा है। उन्होंने देख लिया, सोशल मीडिया को चेंज किया, सब कुछ चेंज किया, थर्ड टर्म में भी ये प्रधानमंत्री बन के आ गए। तो अब एक ही चारा बचा है, दैट इज इनको न्यूट्रलाइज करना। इसीलिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री अपनी नई टीम तैयार करते चले जा रहे हैं। अगला प्रधानमंत्री तैयार है, फलाना तैयार है, एजेंसीज तैयार हैं, सब कोई, मतलब इन्होंने टीम तैयार कर दी है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, कोई भी नहीं अंदाजा लगा सकता। लेकिन हर कोई टीम काम कर रहा है, और हर टीम बहुत ही अलग अलग लेवल पे काम कर रही है।
तो ये जो चीजें होंगी वो पूरी दुनिया को परेशान करेगी। अमेरिका किसी भी कंट्री को राइजिंग पावर बनते हुए देख ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। तो ये जो चीजें हैं वो आप समझने की कोशिश करो कि इस समय हम दुनिया के सबसे डार्केस्ट, इस समय थ्रिलर मूवी बनाई जा सकती है। स्पाइस का खेल चल रहा है, इधर उधर काम चल रहा है, कौन किसको मार रहा है किसी को नहीं पता चल रहा, कौन किसका मोहरा है, कौन किसका मालिक है, कौन फ्रंट पे है, कौन शैडो में है, कोई कुछ नहीं पता। एक हाथ को नहीं पता दूसरा हाथ क्या कर रहा है। अमेरिका एक तरफ ट्रेड डील कर रहा है, दूसरी तरफ यही सारा कर रहा है। खुद अमेरिका के अंदर नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं डीप स्टेट से। अब डीप स्टेट कौन है अमेरिका में किसी को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप खुद शिकार हो सकते हैं। 2 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। एक बार कान के बगल से गोली गई, कान को काटते हुए, और एक बार जब गोल्ड कोर्स में थे तब गोली मारने की कोशिश की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद शिकार है उसका। ऐसा कैसे हो गया कि दुनिया का सबसे दुस्साहसी एंटरप्रेन्योर एलन मस्क वो गोट बनाता है और रिजाइन करके भाग जाता है। उसको समझा दिया गया कि ज्यादा उछलोगे तो निपट जाओगे, तुम्हारी सारी कंपनी। उसके शेयर डाउन हो गए टेस्ला के, टेस्ला बिकनी बंद हो गई, आप लोगों को शायद नहीं पता। तब वो भागा वहां से छोड़ के। तो डीप स्टेट बहुत अंदर तक है, वो चेंज नहीं होने देगा। जब वो अंदर गया तब उसको समझ में आया कि अमेरिका का जो चेहरा दिखता है और अमेरिका जो है उसमें बहुत अंतर है। आप देखिए कैसे वो छोड़कर भागा, जबकि वो सबसे दुस्साहसी एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। टेस्ला के शेयर बर्बाद कर दिए गए, उसके जो ऐसा हो गया कि टेस्ला बिक जाएगी, 100 दिन के अंदर उसकी हालत खराब कर दी। तो ये है वो पावर्स जो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पूरी दुनिया के सामने है ही नहीं, लेकिन वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। वो भारत को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एक नाम सुना होगा ब्लैक रॉक। दुनिया का सबसे बड़ा पैसा इनके पास है। ये माना जाता है कि डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। कल मैं न्यूज पढ़ा था, छोटी सी न्यूज आई, केरल का एक बैंक है फेडरल बैंक, पढ़ना उसको। ये पूरी फैमिली है जो वर्ल्ड वॉर से पहले, वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को हुआ था। इन्होंने दोनों देशों को, जो एक दूसरे के लड़े, दोनों को लोन दिया था इन्होंने। ये सबसे खतरनाक लोग हैं। ये पूरी फैमिली है जो पूरी दुनिया की बैंकिंग, पूरी दुनिया की सबसे अमीर फैमिली है ये, और किसी को इसका नाम भी नहीं पता। ठीक है, नहीं ये वर्ल्ड की है, यहां की नहीं है। तो ये दुनिया की सबसे पावरफुल फैमिली है जो पूरे पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पूरी दुनिया का मैक्सिमम पैसा इन्हीं का है, पूरी दुनिया का मैक्सिमम पैसा। और माना जाता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्स्पिरेसी इन्हीं की है। ये सरकारें खरीदते हैं, ये बैंक्स खरीदते हैं, मतलब सब कुछ इन्हीं का है। ये उस डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा पार्ट माने जाते हैं। अब जरा देखो क्या हुआ। भारत में हर तरह की कोशिश कर ली। अब कल इन्होंने केरल के बैंक का स्टेक खरीद लिया, 6,000 समथिंग करोड़ में उसके स्टेक लिए फेडरल बैंक। केरल, ध्यान से समझना, केरल कौन सी जगह हो रही है। केरल वही है जहां पीएफआई ने अपना सबसे पहला ऑफिस खोला, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। केरल वही है जहां पे बाहर से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस आता है सबसे पहले, केरल, ये ध्यान रखना। और वहां के बैंक्स में स्टेक खरीदती जा रही है ये। भारत के अन्य हिस्सों में, खासतौर पे साउथ में, ये बैंकों के स्टेक खरीद रही है। बैंकों के स्टेक का मतलब पैसा उनके कंट्रोल में आना चाहिए। ठीक है, तो ये वॉर कंटिन्यूअस है, आप लोगों को खबर भी नहीं आई होगी इसकी। ये तो भारत सरकार करी है, उसने केरल के फेडरल बैंक में स्टेक खरीद लिया। ये जो प्राइवेट बैंक है, भारत में प्राइवेट बैंक्स भी तो उनके स्टेक्स खरीद रही है, उसमें अपना पैसा डाल रही है। अब उस पैसे को जैसे चाहे वो इस्तेमाल करे। और ये धीरे धीरे भारत के अंदर हो रहा है, और स्पेशली दक्षिण भारत। मैंने उसका जो पूरा पढ़ा, इससे पहले भी उसने खरीदा, और कहीं चर्चा में नहीं। ये लोग कभी भी चर्चा, इस फैमिली का आप नाम भी नहीं सुनोगे, ये है कौन, इनका कभी फेस नहीं सामने आता है। ये लोग मतलब दुनिया में कहीं, ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, लेकिन इनके बारे में तुम्हें कानो कान कहीं खबर नहीं पता चलेगी। बहुत रेयरली कोई इंफॉर्मेशन बाहर जाती है। और आप सोचिए कि इन्होंने दक्षिण भारत के इससे पहले भी कई बैंक खरीदे और किसी को कानो कान खबर नहीं। एक बहुत छोटी सी खबर कल मैं 10 मिनट में पढ़ रहा था, तो वहां पे ये खबर है। मैंने कहा यार ये धीरे धीरे अपना काम करते हैं और बिना शोर शराबे की ये पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो कई तरह के वॉर है जो हमारे सामने आ रहे हैं। भारत कई फ्रंट पे लड़ रहा है, और इस समय भयानक फियर्स वॉर छिड़ी हुई है, भयानक। ठीक है, भयानक तरीके से काम चल रहा है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग, और जयशंकर भी गए, लेकिन जयशंकर भी डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, वर्चुअल में जा रहे हैं। इस हद तक थ्रेट है, इस हद तक थ्रेट है। नहीं तो ऐसा नहीं था प्रधानमंत्री मलेशिया बहुत दूर है या कुछ भी है, प्रधानमंत्री हमेशा जाते हैं इस तरह की मीटिंग्स में, नहीं गए। और भारत के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो प्रधानमंत्री को उकसा रही हैं कि तुम प्रधान जाके क्यों नहीं 1-to-1 मिल रहे हो। और उन्हीं का एक लीडर पहले कुछ दिन पहले मलेशिया गया था, और जिस समय भारत को सबसे ज्यादा जो खतरा है जॉर्ज सोरोस एंड फैमिली से, नाम बार बार आ रहा है, जॉर्ज सोरोस का बेटा भी उस लीडर के साथ जाकर वहां पे था।
यानी इस मीटिंग के 1 महीने पहले एक मीटिंग हुई है, जिसका मतलब तैयारियां चल रही हैं, सारी बड़े लेवल पे तैयारी चल रही है कि अब इस आदमी को इलेक्शन में हराया नहीं जा सकता, ये सब इलेक्शन जीतने की मशीन बन चुके हैं, इतनी कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी ये 240 पे आके कम रुके, लेकिन फिर भी सरकार को मेंटेन किए हुए हैं, कोई इब्बट नहीं हो रहा है। तो बोले अब एक ही तरीका है, इसको एसेसिनेट करो। तो आपने देखो कभी प्रधानमंत्री जब वहां से लौट के एससीओ से, तो उन्होंने बोला ताली किस लिए बजा रहे हो, मैं गया था इसलिए या मैं आया इसलिए? प्रधानमंत्री कभी ऐसी बात नहीं कहते हैं, तो उनकी बात में कुछ राज छुपा दो, क्योंकि वो ये कहते समय बड़ी गंभीर मुद्रा में थे। आप वीडियो देखिएगा कभी कि आप ताली किस लिए बजा रहे हैं, कि मैं गया था इसलिए या मैं आया इसलिए। तो ये बात कहने का कोई तुक नहीं बनता है, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से थ्रेट में थे। तो कोशिश यही हो रही है कि भारत को कैसे डीस्टेबलाइज किया जाए, भारत में कूप कैसे किया जाए, आंतरिक विद्रोह कैसे किया जाए, इसकी पूरी पूरी कोशिश चल रही है। चलिए